हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका टीजीटी पीजीटी पाठशाला में। यह वीडियो दोस्तों यूपी पीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी लेक्चरर आरओ एआरओ बीईओ और यूपी पीसीएस की मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है दोस्तों। राजनीतिक विचारकों के क्रम में आज का हमारा क्वेश्चन है कार्ल मार्क्स से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन की विवेचना कीजिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे और यह देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। जो पूछा गया है उसी का उत्तर आपको लिखना चाहिए। अपने उत्तर को आपको 3 भागों में बांट कर लिखना है। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका, उसके बाद क्वेश्चन का मुख्य भाग और लास्ट में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष। इसकी भूमिका में हमने लिखा है दोस्तों कि कार्ल मार्क्स का राजनीतिक दर्शन पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना तथा शोषण मुक्त वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर आधारित है। आप जानते ही हैं कि कार्ल मार्क्स का राजनीतिक दर्शन पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना, शोषण मुक्त समाज, वर्ग विहीन समाज की स्थापना पर आधारित है। उसका उद्देश्य केवल विश्व की व्याख्या करना नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक असमानताओं को समाप्त कर उसे बदलना भी था। मानव मुक्ति को केंद्र में रखने वाले उसके राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। तो इस तरह से एक छोटी सी भूमिका आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन के मुख्य भाग पर। कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन के तत्व कौन कौन से हैं? पहला है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा है ऐतिहासिक भौतिकवाद, तीसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, पांचवा है राज्य पर कार्ल मार्क्स का क्या विचार था वह है, छठा है अलगाव का सिद्धांत। अलगाव का सिद्धांत दोस्तों जीआईसी लेक्चरर मेंस में एक बार पूछा था। और अगला है साम्यवाद। इस वीडियो में इन सभी सिद्धांत को दोस्तों बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पर्याप्त फैक्ट के साथ लिखा गया है। अगर इनमें से कोई अलग भी पूछता है तभी उसका उत्तर आप लिख ले जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। पहला सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों द्वंद्ववाद का सिद्धांत हीगल से और भौतिकवाद का सिद्धांत फायरबाख से ग्रहण किया था दोस्तों। कार्ल मार्क्स ने बताया है कि जगत का मूल तत्व क्या है? पदार्थ है दोस्तों। जगत का मूल तत्व पदार्थ है। हीगल ने कहा था कि चेतना है। कार्ल मार्क्स ने कहा दोस्तों कि चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती बल्कि इसके विपरीत सामाजिक अस्तित्व चेतना का निर्धारण करते हैं। हीगल ने क्या कहा था कि चेतना सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण करता है, और कार्ल मार्क्स ने क्या कहा कि सामाजिक अस्तित्व चेतना का निर्धारण करते हैं। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने दोस्तों हीगल के सिद्धांत को पलट दिया। अगला है दोस्तों विकास का नियम। कार्ल मार्क्स ने दोस्तों विकास के 3 नियम बताए हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद के रूप में, और कहा है कि एक में अपूर्णता आने से क्रांति होती है और अगला आ जाता है। जैसे पहले सामंतवाद था जो कि वाद के रूप में था, इसमें कुछ कमी आई और क्रांति हुआ। उसके बाद पूंजीवाद आया। पूंजीवाद को आप प्रतिवाद मान सकते हैं। जब पूंजीवाद में भी कमी आई तो लोगों ने इसके लिए क्रांति किया और साम्यवाद लाया। साम्यवाद जो है वह संवाद है, वह अंतिम अवस्था है। तो इस तरह से धीरे धीरे परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से कार्ल मार्क्स ने यह बताया है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगर कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के बारे में अलग से भी क्वेश्चन आता है 125 शब्दों में, तो मुख्य भाग में इतनी बातें आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी भूमिका और नीचे एक छोटा सा निष्कर्ष लिख करके उत्तर को पूरा कर सकते हैं आप। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों ऐतिहासिक भौतिकवाद पर कार्ल मार्क्स के। अगला है कार्ल मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसमें 3 बातें कार्ल मार्क्स ने बताई हैं दोस्तों। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, आधार और अधिरचना का सिद्धांत और परिवर्तन। इतिहास की आर्थिक व्याख्या में कार्ल मार्क्स ने कहा है दोस्तों कि मानव इतिहास का निर्धारण किसी महान व्यक्ति या ईश्वरीय इच्छा से नहीं बल्कि आर्थिक परिस्थितियों यानी कि उत्पादन के साधनों से होती है। मानव इतिहास कैसे निर्धारित होता है? आर्थिक परिस्थितियों से यानी कि उत्पादन के साधनों से, कार्ल मार्क्स ने कहा है। दूसरा है आधार या अधिरचना का सिद्धांत।
इसमें कार्ल मार्क्स ने बताया है दोस्तों कि समाज का आधार अर्थव्यवस्था होता है और अधिरचना यानी कि धर्म, राजनीति, कानून आधार यानी कि अर्थव्यवस्था पर टिके होते हैं। जो साधन संपन्न लोग होते हैं वे अपने हिसाब से राज्य चलाते हैं। अगला है कि परिवर्तन कैसे होता है। जैसे जैसे उत्पादन में जैसे जैसे उत्पादन के तकनीक बदलते हैं समाज के सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। कार्ल मार्क्स ने कहा दोस्तों जैसे जैसे उत्पादन की तकनीक बदलती है सामाजिक संबंध भी बदल जाते हैं। ऐतिहासिक चरण कौन कौन से बताए हैं परिवर्तन के ऐतिहासिक चरण है दोस्तों। इतिहास में दास युग, सामंतवाद, पूंजीवाद और अंत में साम्यवाद की ओर इतिहास बढ़ता है इस तरह से। अगला है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। इसमें हमने लिखा है दोस्तों कि मार्क्स के अनुसार इतिहास का हर युग दो वर्गों में बटा रहा। पहला है शोषक वर्ग, उत्पादन के साधनों का स्वामी होता है, और दूसरा है शोषित यानी कि श्रमिक वर्ग। इस तरह से कार्ल मार्क्स ने कहा है कि इतिहास का हर युग दो वर्गों में बटा होता है, शोषक में और शोषित में। अगला है पूंजीवादी वर्ग। वर्तमान में ये बुर्जुआ यानी कि पूंजीपति हैं और सर्वहारा यानी कि श्रमिक के रूप में बटे हुए हैं। दो वर्ग जो बताया है उसका वर्तमान कंडीशन ये है। अगला है हितों में टकराव। बुर्जुआ वर्ग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मुनाफा कमाना, जबकि सर्वहारा वर्ग का उद्देश्य अपने श्रम का उचित मूल्य पाना होता है। इसी दोनों में टकराव होता है और लास्ट में क्रांति होती है। क्रांति का आधार आप इसमें लिख सकते हैं कि यह संघर्ष जब चरम पर पहुंचता है तो सर्वहारा वर्ग संगठित होकर क्रांति करता है और साम्यवाद की स्थापना करता है। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अगला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। सबसे पहले कार्ल मार्क्स ने बताया है दोस्तों कि किसी वस्तु का मूल्य कैसे तय होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दोस्तों किसी भी वस्तु का मूल्य उसमें लगने वाले मानवीय श्रम से तय होता है। मजदूरों की जो मेहनत लगती है उसी के हिसाब से किसी भी वस्तु का मूल्य तय होता है। शोषण का तंत्र, पूंजीपति जो है श्रमिक को उसकी मेहनत के अनुपात में कम मजदूरी देते हैं। यह है शोषण का तंत्र। पूंजीपति लोग कम मजदूरी देते हैं, मुनाफा अपने पास रख लेते हैं। अगला है अतिरिक्त मूल्य। श्रमिक द्वारा बनाए गए कुल मूल्य और उसे दी गई मजदूरी के बीच का अंतर ही पूंजीपति का अतिरिक्त मूल्य यानी कि मुनाफा है। श्रमिक जो बनाता है वह और वह जो पाता है उसमें जो अंतर होता है और जो फायदा होता है वही अतिरिक्त मूल्य है, वही मुनाफा है। अगला है पूंजी का संचय। पूंजीपति दोस्तों इसी मुनाफे को बार बार निवेश करके और अधिक अमीर होते जाते हैं। यह है पूंजी का संचय, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। अगर यह अलग से भी आता है तो उसको मुख्य भाग में आप लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक छोटी सी भूमिका और नीचे एक छोटा सा निष्कर्ष लिख सकते हैं। अगला है दोस्तों राज्य पर मार्क्स का दृष्टिकोण है। राज्य के बारे में कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था? कार्ल मार्क्स के अनुसार दोस्तों राज्य शोषण का एक यंत्र है जिसे पूंजीपति वर्ग ने अपने फायदे के लिए बनाया है। दमन का साधन क्या है पूंजीपति वर्ग के लिए? राज्य जो है अपने कानूनों, सेना और पुलिस का इस्तेमाल करके श्रमिक वर्ग के आंदोलन को दबाने का काम करती है। संक्रमणकालीन अवस्था राज्य के लिए। क्रांति के बाद दोस्तों सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा। क्रांति के बाद सर्वहारा का अधिनायकवाद स्थापित होगा जो पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से मिटा देगा। अगला है राज्य का विलोपन है। कार्ल मार्क्स ने कहा है दोस्तों कि अंततः एक ऐसा समाज आएगा जहां वर्ग नहीं होंगे, इसलिए राज्य की आवश्यकता भी खत्म हो जाएगी। अंततः राज्य मुरझा जाएगा। तो यह है मार्क्सवादी दृष्टिकोण का राज्य पर विचार है। अब हम बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों अलगाव का सिद्धांत, जो कि जीआईसी में पूछा गया था डायरेक्ट यही।
अलगाव के सिद्धांत में दोस्तों कार्ल मार्क्स ने कई तरह के अलगाव की बात करी है, जिसमें प्रमुख है उत्पादन से अलगाव, कार्य से अलगाव, मानवीय अस्तित्व से अलगाव और सामाजिक अलगाव। चलिए इसको देखते हैं कि यह क्या है। पहला है दोस्तों उत्पादन से अलगाव। पूंजीवाद में श्रमिक जिस चीज को बनाता है उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं होता है। वह जो सामान बनाता है वह बाजार के लिए होता है। इस तरह से वह उत्पादन करके भी उससे अलग हो जाता है। अगला है कार्य से अलगाव। श्रमिक का काम उसकी रचनात्मक संतुष्टि नहीं है, बल्कि जीवन बचाने को एक मजबूरी बन जाती है। काम श्रमिक के पास और कोई रास्ता नहीं होता है, वह क्या करे, कहाँ जाए। अगला है दोस्तों मानवीय अस्तित्व। मानवीय अस्तित्व से अलगाव। इसमें कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मनुष्य अपनी सृजनशीलता खोकर केवल एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है और मानवीय अस्तित्व से अलग हो जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है। अगला है सामाजिक अलगाव। इस प्रक्रिया में मनुष्य दूसरों से और स्वयं से कटकर अकेला पड़ जाता है, दिन भर फैक्ट्री में पड़ा रहता है। तो इस तरह से दोस्तों अलगाव के सिद्धांत को आप समझ सकते हैं, और अगर यह आएगा तो उसको आप लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे दोस्तों साम्यवाद पर। इसमें पहला है अंतिम लक्ष्य। अंतिम लक्ष्य क्या है? निजी संपत्ति को समाप्त करना। साम्यवाद दोस्तों समाज की वह सर्वोच्च अवस्था है जहां निजी संपत्ति का पूर्णतः अंत हो जाता है। यह है साम्यवाद। अगला है वर्ग विहीन समाज। साम्यवाद की दशा में दोस्तों ना कोई मालिक होगा और ना ही कोई मजदूर होगा, सब बराबर होंगे और निजी संपत्ति भी नहीं रहेगी। अगला है आवश्यकता पर वितरण। संसाधनों का वितरण दोस्तों योग्यता के बजाय आवश्यकता के आधार पर होगा। हर एक को उसकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाएगा जो भी जरूरी होगा। अगला है मानवीय स्वतंत्रता। मनुष्य पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपनी रचनात्मक क्षमता का विकास साम्यवाद में कर सकेगा दोस्तों। तो इस तरह से कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद को बहुत अच्छा माना है। अगर साम्यवाद के बारे में अलग से भी आता है तो भी आप अगर यह जानते रहेंगे तो लिख ले जाएंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि साम्यवादी विचार की विवेचना कीजिए, तो एक छोटी सी भूमिका लिखकर मुख्य भाग में इतनी बातें आप लिख सकते हैं और लास्ट में एक निष्कर्ष लिखेंगे। हम पहुँचते हैं दोस्तों निष्कर्ष पर। निष्कर्ष दोस्तों हमने बहुत संक्षेप में लिखा है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का दर्शन जो है शोषित वर्ग के लिए मुक्ति का वैध पत्र है। न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में उसका योगदान आज भी प्रासंगिक है। तो इस तरह से दोस्तों कार्ल मार्क्स के राजनीतिक दर्शन का उत्तर आप लिख सकते हैं। अब हम मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।